अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए, कल हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था, लेकिन एक्सेलरेशन से पहले एक पॉइंट था जो हम मिस कर गए थे, वो ज़रूरी है, और वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड तो वैसे भी रिलेटिव है, r/रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे के लिहाज से, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्पीडोमीटर को चेक किया, और जैसे आपने स्पीडोमीटर को चेक किया, इस गाड़ी का जो स्पीड है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस गाड़ी का जो स्पीड है ए, दिस इज कार ए, इसका जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिहाज से? गाड़ी के लिहाज से, एयर के लिहाज से, या इसके पैरेलल में और गाड़ी जा रही है उसके लिहाज से, या ग्राउंड के लिहाज से। तो ये स्पीड ऑफ ए, ये जो आपने स्पीड नोट किया है, ये स्पीड ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। ये ग्राउंड के लिहाज से जी। दिस इज द स्पीड ऑफ ग्राउंड। तो स्पीड ऑफ व्हाट, दिस इज द स्पीड ऑफ ए with respect to what, with respect to ground। ये तो ग्राउंड के लिहाज से है, ये तो गाड़ी का स्पीड है लेकिन ग्राउंड के लिहाज से है। दिस इज द स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो ग्राउंड के लिहाज से है, ये तो ग्राउंड के लिहाज से है। We call this what, relative speed। We call it this relative speed। लेकिन इसके पैरेलल में एक दूसरी गाड़ी है, इसके पैरेलल में एक दूसरी गाड़ी है, उसका नाम है बी, और ये गाड़ी जा रही है कितनी स्पीड से, VB, स्पीड ऑफ बी, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं कहता हूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। कंडीशन क्या है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है, ए, कार ए एंड कार बी, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। और मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए with respect to B, this is the meaning, with speed of A with respect to B। तो फिर उसको मैं लिखूंगा VA माइनस VB, सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर सेम डायरेक्शन में है, तो फिर मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट, 80 माइनस 70, कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड है, ये ए का स्पीड है। किसके लिहाज से, बी के लिहाज से। लेकिन ए का स्पीड तो 80 है, लेकिन वो स्पीड तो है 80 तो है, लेकिन वो तो ग्राउंड के लिहाज से है। कार ए का स्पीड कार बी के लिहाज से कितना है, 80 है। तो अगर दो गाड़ियां पैरेलल जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो एक का स्पीड दूसरे के लिहाज से किस तरह मालूम करेंगे, माइनस। अगर वो कहते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर माइनस आएगा, यानी ए के लिहाज से बी इतना पीछे पीछे जा रही है। फिर अब लिखेंगे, अगर लिख दे कि स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर लिखेंगे वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह पूछते हैं, स्पीड ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, तो फिर आपके पास आ जाएगा 70 माइनस 80, कितना आएगा -10 किलोमीटर पर। और आप कहेंगे सर स्पीड तो नेगेटिव, ये डिक्रीज को शो करते हैं यहां पर। इसके ये है कि ए के लिहाज से बी इतने स्पीड से पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सही है। यानी यहां बी का स्पीड ए से इतना कम है उस डिक्रीज को शो करने के लिए कि बी का स्पीड ए के लिहाज से इतना कम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्पीड नेगेटिव, नहीं, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पर उस डिक्रीज को शो करता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो एक का स्पीड, एक बॉडी का स्पीड दूसरे के लिहाज से किस तरह मालूम करेंगे? बस सिंपल सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर फॉर एग्जांपल लें, वही गाड़ी है, ये कार ए है और ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, और ये दूसरी गाड़ी जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और इसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फिर मैं लिखूंगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, प्लस तब यूज करूंगा जब अपोजिट डायरेक्शन हो। तो फिर कितना आएगा? ये आपके पास 150 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द relative speed in opposite direction. This is the relative speed in a opposite direction. तो जब opposite direction में हो तो फिर relative speed को मालूम करने का तरीका ये है VA plus VB, speed of A with respect to B। दोनों केसेस में VAB या VBA, दोनों केसेस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। थर्ड नंबर केस, अगर ए की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो किसको? बी को, तो फिर रिलेटिव स्पीड को मालूम करने का जो तरीका है, दैट इज द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, वी ए स्क्वायर प्लस बी। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? ये वाला एग्जाम्पल है कि ये एक बंदा है और कितने स्पीड से जा रहे? फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और इसके ऊपर बारिश गिर रही है, ये रेन है, दिस इज रेन, और इस रेन की जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड साउथ या डाउन, नीचे गिर रहे हैं, या डाउन या साउथ डाउन। तो ये बताएं कि ये जो पर्सन है, दिस वेलोसिटी ऑफ मैन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रेन, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्पीड ऑफ मैन स्क्वायर स्पीड ऑफ द रेन स्क्वायर। आप मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर इसमें हम डायरेक्शन भी मालूम करेंगे इंशाल्लाह एमसीक्यूज में, लेकिन फिर रिलेटिव स्पीड को इस तरह मालूम करेंगे। एक शॉर्टकट बताता हूं, ट्रिक फॉर रिलेटिव स्पीड। एक फार्मूला है, ट्रिक फॉर रिलेटिव स्पीड, वी आर रिलेटिव स्पीड, वो ये है ट्रिक, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। इसकी मदद से आप ये तीनों केसेस सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेम डायरेक्शन में हो, पहले नंबर को वेरीफाई करते, अगर सेम डायरेक्शन में हो
सेम डायरेक्शन में मींस एंगल कितना है, 0। फिर रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, दैट इज वी आर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 0। cos 0 किसके बराबर है, 1। तो फार्मूला जाएगा v1, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस को लिखते हैं, अगर आपके पास सेम डायरेक्शन है, थीटा क्या है, 0 है, तो फिर रिलेटिव स्पीड को मालूम करने का ये है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 0। cos 0 किसके बराबर है, 1। cos 0 तो वैसे भी 1 के बराबर है। और ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, वही फार्मूला गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab वही है। तो v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और आपके पास सिंपल आ जाएगा v1 माइनस व्हाट, v2। This is for relative speed. This is the speed of 1 with respect to 2. अगर लेते हैं कि स्पीड ऑफ 2 with respect to 1, इसका मतलब ये है दिस इज द रिलेटिव स्पीड v1 2 v1 माइनस v2। इसी तरह अगर 180 है तो वो भी वेरीफाई, अगर 90 है वो केस भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इस रिलेटिव स्पीड को मालूम करने के लिए सिंपल आपने इस ट्रिक को याद करने, वी आर रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1। ये आप लोगों ने ये फार्मूला बेटर में पढ़ा था, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ माइनस आ गया। क्लियर हो गया, रिलेटिव स्पीड मालूम हो गया। रिलेटिव स्पीड इस तरह मालूम होता है, रिलेटिव स्पीड इस तरह मालूम होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द रिलेटिव स्पीड। अच्छा, तो एक्सीलरेशन के टॉपिक में रह गया था एक पॉइंट जिसको फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट करेंगे, और वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन क्या हो, दोनों, ये दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, CONTT कांस्टेंट। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। बेहतरीन एग्जांपल क्या है, बेहतरीन एग्जांपल दैट इज G, A इज इक्वल टू माइनस G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, G किसके बराबर है, G बराबर है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट शुड बी ऑलवेज टेकन व्हाट, 9.8 एंड माइनस, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रही है, बट दिस एक्सेलरेशन शुड बी टेकन व्हाट, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये कब होगा, ये आपके पास होगा किसमें, फ्री फॉल मोशन में। फ्री फॉल मोशन किसे कहते हैं, हर वो मोशन जो प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो। फ्री फॉल मोशन किसे कहते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ व्हाट, ग्रेविटी। इसका मतलब ये है, फ्री फॉल मोशन का मतलब ये है कि यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस को आप 0 लेंगे, एयर रेजिस्टेंस को आप 0 लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी,
लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब ये है कि अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया है, चेंज किस तरह मालूम करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी में चेंज 10 आए हैं, दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर की इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 10, दूसरे सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, फिर 30। तो हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आ रहे हैं? 0, 10, चेंज आ गया 10, फिर 10 से हो गया 20, 20 माइनस 10, 10, फिर 20 से हो गया 30, 30 माइनस 10, 30 माइनस 20, सॉरी, कितना आ गया? 10 आ गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे कांस्टेंट होते हैं। वेलोसिटी में इंक्रीज भी आ सकते हैं, डिक्रीज भी आ सकते हैं, लेकिन हर सेकंड बाद वेलोसिटी में जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, हर सेकंड बाद वेलोसिटी में जो इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो कांस्टेंट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज व्हाट? कांस्टेंट। वेलोसिटी में तो चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एग्जांपल देता हूं आपको, आगे क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट क्लियर होगा, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, एक ऑब्जेक्ट का मास है 20 किलोग्राम, इसका नाम है P, या फॉर एग्जांपल इसका नाम है X। दूसरा ऑब्जेक्ट है छोटा, पीती, और वो है 2 किलोग्राम, इसका नाम है Y। दोनों को आपने सेम हाइट से ड्रॉप किया, ये ज़हन में रखें। एयर रेजिस्टेंस यहां पर 0 है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर जो है H1 जो है वो H2 के बराबर है, या हाइट ऑफ X इज इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ व्हाट? Y। दोनों सेम हाइट से हैं। तो अब इसमें किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? तो रिमेंबर, दिस इज ए फ्री फॉल मोशन, यहां पर एयर रेजिस्टेंस 0 है, इट इज ए फ्री फॉल मोशन, वी विल इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, या हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है। तो फिर यहां पर ए का एक्स का एक्सेलरेशन वाई के बराबर होगा, कितना होगा? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनके वेलोसिटी के साथ क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो अगर ए पॉइंट पे आपने इसको पकड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। जैसे ही आपने छोड़ा, ए से बी तक जब ये पहुंचते हैं, इसकी वेलोसिटी में कितना इजाफा आते हैं? 9.8। फॉर एग्जांपल, अगर इस एक्सेलरेशन को हम 10 लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ए से बी तक आते हैं, वेलोसिटी होगी 10, जब बी से सी तक आते हैं तो वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल 20, और जब सी से डी तक पहुंचते हैं और डी को पॉइंट को स्ट्राइक करते हैं तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 0, 10, 20, 30। डी पॉइंट पे ये इट विल स्ट्राइक द अर्थ with a speed of, with a velocity of 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन हर सेकंड बाद वेलोसिटी में जो इजाफा आ रहा है कितना? यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां पर वेलोसिटी 10, फिर 20, फिर 30। वेलोसिटी में जो चेंज मालूम करेंगे VB माइनस V है, इधर मालूम करेंगे VC माइनस VB डिवाइड बाय टाइम, जो एक्सेलरेशन। तो यहां पर A का X का एक्सेलरेशन Y के बराबर होगा। और ये दोनों कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे? अगर इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ को 30 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया है, तो दोनों दे विल टच द सरफेस ऑफ अर्थ विद द सेम स्पीड, यानी स्ट्राइक द अर्थ, स्ट्राइक द अर्थ, स्ट्राइक द अर्थ
अगर हाइट सेम है, अर्थ, स्ट्राइक द अर्थ विद सेम स्पीड। लेकिन कब? जब ये फ्री फॉल मोशन हो। अगर फ्री फॉल मोशन नहीं है तो फिर एक्स का स्पीड जो है वो बी से ज्यादा होगा। ये ज़हन में रखिए। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एयर इज जीरो। स्ट्राइक द अर्थ विद द सेम स्पीड। क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा? नो। मोमेंटम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट? मोमेंटम ऑफ वाई, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो चले दोनों की वेलोसिटी, तो जब ये डी पॉइंट तक पहुंचते दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मास सेम नहीं है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। लेकिन दोनों पे जो फोर्स होगा वो क्या सेम होगा? दोनों पे जो फोर्स होगा वो तो ग्रेविटी है, फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर आपने दो ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, एक का मास, एक हेवी है, दूसरा लाइट है, दे विल टच द सरफेस ऑफ अर्थ एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ए पॉइंट, डी पॉइंट, एक्सेलरेशन विल बी minus 9.8 meter per second, and they will gain the same speed. They will touch the surface of earth with the same speed, but they will hit the surface of earth with different momentum, heavy object with greater momentum. लेकिन दोनों पे जो फोर्स होगा पर यूनिट मास वो सेम होगा। यानी अर्थ इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? 9.8 से। 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। सो दोनों का, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो हो। जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे कहते हैं जिसमें वेलोसिटी में चेंज आता है, लेकिन हर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, जो इजाफा आएगा, जो इंक्रीज आएगा, डिक्रीज होगा, वो पर सेकंड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट को मजीद फिर एमसीक्यूज में और भी क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके साथ इसी से रिलेटेड क्या है? इक्वेशन ऑफ व्हाट? ऑफ मोशन। ये इक्वेशन पॉइंट टू बी नोटेड, ये कब वैलिड है? जब वैलिड तब है जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगी तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये क्या हो गया? ये मास पे डिपेंड करते हैं, मास पे। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। कोई भी इक्वेशन हो उसमें मास का जिक्र नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास पे डिपेंड नहीं करते। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, मतलब वन डायमेंशनल मोशन है, बिल्कुल आप रोड पे जा रहे हैं, एक गाड़ी है, रोड पे आप उसको स्पीड दे रहे हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। रोड पे आप सीधे जा रहे हैं, अलोंग एक्स जा रहे हैं, तो फिर आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो ये होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी प्लस ए टी। जो सेकंड इक्वेशन होगा वो बराबर होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन होगा 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर एफ एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर ये इक्वेशन वैलिड है,
लेकिन यहां पर ए जीरो हो जाएगा, वी एफ वी आई की जीरो बराबर आ जाएगा। यहां पर ये टर्म जीरो हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी, और यहां पर ये भी टर्म जीरो हो जाएगा तो वी एफ वी आई के बराबर आएगा। तो फिर ये सेकंड इक्वेशन इस तरह जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी। ये तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। और इसे एक दूसरा इक्वेशन में निकलता है, दैट इज एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन ये वाली इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, फिर ये वाले इक्वेशन आपके पास कहीं ये वैलिड है। तो इसको आप कहें कि ये फोर्थ नंबर इक्वेशन है, और इसको आप कहें कि ये फिफ्थ नंबर इक्वेशन है। ये मैंने हैंड्स दिए हैं, दीज आर हैंड्स, कि ये इक्वेशन तब वैलिड होगा, ये एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी, ये तब वैलिड होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और जीरो के बराबर नहीं होगा तब। दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करेंगे इसका ट्रिक मैं आपको फिर समझाऊंगा इंशाल्लाह, वो आसान है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अपवर्ड मोशन है, तो फिर आप ए को रिप्लेस करेंगे किससे, जी से। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो ए की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 10 पुट किया करें ताकि आपके पास कैलकुलेशन आसान हो। तो अगर अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, यानी फ्री फॉल मोशन है, फिर ए को रिप्लेस करेंगे माइनस जी से, वी विल रिप्लेस ए बाई माइनस जी से रिप्लेस करेंगे। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया अपवर्ड, फिर सेकंड इक्वेशन बन जाएगा एस या एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। फिर थर्ड इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2GH यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है। माइनस किसकी वजह से, जी की वजह से। अगर आपके पास डाउनवर्ड मोशन है, अगर आपके पास डाउनवर्ड मोशन है तो इसका यह मतलब नहीं है कि फिर जी को रिप्लेस करेंगे प्लस से, नहीं। अगर आपके पास डाउनवर्ड मोशन है तो फिर आपके पास इक्वेशन किस तरह होगा, कौन सा मोशन है, डाउनवर्ड। आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, डाउनवर्ड मोशन, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन इस तरह होगा, माइनस वी एफ माइनस वी आई, सब नेगेटिव होंगी, एंड जी टी सब माइनस। लेकिन फिर इससे माइनस कॉमन लेंगे, इधर इससे भी माइनस कॉमन लेंगे और इस साइड से भी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा वी एफ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर डाउनवर्ड मोशन। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ये तो हो गया।
अगर आपसे कभी इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये नीचे आ रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि थर्ड सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इन थर्ड सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी आपने क्या किया, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉप a mass from height h. How much distant covered in a third सेकंड में ये कितना कवर करेगा। तो फिर उसके लिए इक्वेशन है Sn इज इक्वल टू V प्लस 1/2 G 2n -1। लेकिन आपने ड्रॉप किए हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी है ड्रॉप, आपने यहां पर ड्रॉप का वर्ड यूज किया है तो ये इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लेंगे, ये 0। तो फिर ये बन जाएगा डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकंड, n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, 1/2 g की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे और 2n की वैल्यू क्या है 3 है -1, तो ये 2 5 आपके पास ये आ जाएगा और इधर आ जाए 5 मल्टीप्लाई बाई इधर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 -1 कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा 25 मीटर। ये इसने टोटल डिस्टेंस को नहीं, ये इसने थर्ड सेकंड यानी 2 से लेकर 3 सेकंड यानी 1 सेकंड तक, इन इस लम्हे के दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर। तो फिर आप उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज Sn इज इक्वल टू VI 1/2 GT G 2n -1। n का मतलब है 3, अगर फिफ्थ लिखा है तो आप n की वैल्यू 5 पुट, अगर 11 सेकंड लिखा है तो आप n की वैल्यू 11 पुट करेंगे। अगर ड्रॉप का वर्ड यूज हुआ है तो फिर आप इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या लेंगे 0 लेंगे, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फिर भी आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे। ये सारे पॉइंट्स में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कि आपने हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इसके जरिए से एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आज के लिए काफी था। लेकिन ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट था, अगर ये लेक्चर आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप जो एमसीक्यूज करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच।